किस पार्ट में है, ये पूर्वी पार्ट होता है, ये पश्चिमी पार्ट होता है। तो ये बात तय हो गई कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। क्लियर है? ये फैक्ट यहां पर आपको क्लियर रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह पॉइंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारत की आकृति कैसी है। भारत दोस्तों मैप से मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है या चतुष्कोणीय है। बोले कैसे? चतुष्कोण का मतलब क्या होता है? चतुष्कोण का मतलब होता है जिसमें चार कोण हो। सिंपल सी बात है। बोले कौन सा? एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। तो आप तय हो गए, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई चतुष्कोणीय को मैं रटूंगा थोड़ी ना, मुझे पता होगा कि भारत का नक्शा चार कोने वाला है, चार कोण वाला है ना। तो इसलिए मुझे चतुष्कोणीय कहा जाता है, यानी भारत को चतुष्कोणीय कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है डीप में पूछ लिया जाए। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये पॉइंट, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है एग्जाम फैक्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है यहां से, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। बोलो सर कैसे? मैंने कहा यह एक लाइन आपको थोड़ी देर के लिए सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे यह बोल दूं कि यह बताओ कि दुनिया में दूसरा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप शॉक्ड हो जाओगे और आप हो सकता है ना बता पाओ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भारत की स्थिति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है, तो जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति है दूसरा। यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज में भारत है 7वें नंबर पर। यह कंफर्म है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो हम सभी आपको सारे फैक्ट को यहां पर क्लियर कराते चलें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि विश्व में स्थान, एक तरफ है क्षेत्रफल के अनुसार, एक तरफ है जनसंख्या के आधार पर। अगर देखा जाए कि प्रथम जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है रूस। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह है हमारा पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि ये जनसंख्या में। दुनिया में दूसरा देश हमारा जनसंख्या के अनुसार है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। 2035 तक जो है भारत सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा और चीन को पछाड़ देगा पॉपुलेशन में। द्वितीय में कनाडा आता है, चीन आता है यहां पर क्षेत्रफल में, ऐसे ही यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत हमारा 7वें नंबर पर आपका कौन सा है? क्षेत्रफल में है, एरिया वाइज में है, और दूसरे नंबर पर हमारा है पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा भारत, मैंने कहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत चतुष्कोणीय है, और भारत की बात करें तो भारत पॉपुलेशन में यहां पर क्या है? 2nd नंबर पर है, और एरिया में हमारा क्या है? एरिया में है 7th नंबर पर। याद ये रखना है कि भारत की जनसंख्या हमारी 121 करोड़ के पार, यानी 2011 के अनुसार। अब हम 2021 की बात करें तो 2021 में जनगणना होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 2021 हमारी जनगणना के लिए है, और अगली जनगणना 10 साल बाद होगी 2031 में। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जनगणना कितने साल बाद होती है? 2011 में हुई तो 2021, 21 में हुई तो 31, 10 साल बाद होती है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। देखिए, भारत मैप के अनुसार क्षेत्रफल हम बताते हैं। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट। देखिए, ये फैक्ट एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है। अगर यह भारत है तो यह विश्व का कितना भाग कवर करता है? विश्व कितने परसेंट में है यार? 100% में है, और इसी 100% में इंडिया भी होगा। अगर इंडिया है तो यह बताओ कि इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है? तो 3287,263, इतना याद कर लेना है, कोई लाख वाख करोड़ का झंझट नहीं। 3287,263 इतना दिमाग में रखना है, या 32.8 वर्ग किलोमीटर भी दे सकता है आपके ऑप्शन पे। आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व का भारत जो क्षेत्र है वो कितना घेरे है? 2.4%। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 2.42। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं ऑप्शंस में केवल 2.4% ही ऑप्शन में आया है, इसलिए इस वैल्यू को भी 2.4 ही माना जाता है। परेशान मत होना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी रहती है?
अगर एरिया कवर करता है 2.4% का, तो यार पॉपुलेशन कवर करता है 17.5% का, क्योंकि एरिया में है 7वें नंबर पर और पॉपुलेशन में है दूसरे नंबर पर। तो पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसमें अकेले अकेले भारत में 17% लोग रहते हैं, यानी 17.5 लोग, 17.5%, ठीक है ना, यानी 100 में 17 लोग भारत के हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, यहां पर उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बता देना चाहता हूं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि यह आपका हमारा पश्चिम है और यह हमारा पूर्व है, यह हमारा दक्षिण है, यह हमारा उत्तर है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो हमारा कितना है, 3214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और हमारा 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, यहां पर गुजरात है और यहां अरुणाचल प्रदेश, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। सारे फैक्ट मैप के साथ कवर करेंगे। ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर पहली बार वीडियो मिलेगी जो आप कह नहीं सकते कि हमारे लिए कुछ सर ने किया नहीं। राष्ट्र हित में पूरा पढ़ाता हूं, डेमो में नहीं देता हूं, याद रखिएगा। इसलिए एटीट्यूड अपने अंदर रखो, और वो भी सिलेक्शन वाला। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो मैप में ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और याद ये रखना है दोस्तों, यहां पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है। एक हमारा नॉर्थ पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं? नहीं, यह गलती मत करना। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, जो साउथ का पार्ट है। और नॉर्थ में दोस्तों इंदिरा कॉल है, याद रखना है। ऐसे ही आपके पूर्वी बिंदु पूछा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, किवतु है। इसको बलांगू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवथु या बलांगू है, किस राज्य में है, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु का मतलब है कि यह पूर्व में था तो पश्चिम हमारा गुजरात में होगा, तो यानी गुजरात में है। तो यह क्लियर हो गया कि पश्चिमी बिंदु भारत के किस हिस्से में आता है, तो गुजरात में आता है। और कौन से जिले में, कच्छ जिले में आता है। नाम क्या है, नाम है गौरा मोता, जीएम लिख लीजिएगा, गौरा मोता। ठीक है, आगे बात करें। ऐसे ही मैंने अभी ऊपर आईसी लिखा था, याद आया, और नीचे आईपी लिखा था। मैंने कहा अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो वो है जम्मू कश्मीर में। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है और जिसका नाम है इंदिरा कॉल, यानी आईसी। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। यह वाला बिंदु आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट पता था, लेकिन आज और दो डिटेल हम जोड़ना चाहते हैं कि इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन्स पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और निकोबार द्वीप समूह कहां पर है दोस्तों, यह रहा हमारा निकोबार द्वीप समूह। यह हमारा रहा यहां पर अरब सागर का लक्षद्वीप। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में यहां पर बे ऑफ बंगाल है और यहां पर अरब सागर है। अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के साथ लक्षद्वीप आता है, और बंगाल की खाड़ी के साथ अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। किसकी है, यहां से पिगमिलियन पॉइंट की दूरी अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा होती 0 डिग्री, तो 876 जब हम किलोमीटर तय करेंगे तो हमारा भारत पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? यानी पूरे अगर विश्व को देखा जाए तो भारत यहां पर है, और 8 से 76 किलोमीटर अगर हम यहां से चलेंगे तो 876 किलोमीटर के बाद हमारा भारत पड़ जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट। आगे हम बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय दोस्तों ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं तीनों तरफ, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, हम कहते हैं कि तीन तरफ से घिरा खंड प्रायद्वीपीय कहलाता है। और एक तरफ से स्थल से लगा हुआ, इधर पाकिस्तान चाइना है, इधर नीचे पानी से, यानी तीन तरफ से अगर कोई भी चीज घिरी हुई है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिएगा, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, और इधर वाला लैंड भूमि है। ठीक है ना? यानी तीन तरफ से भूमि को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भूमि। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमने अभी आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, लेकिन
दक्षिण भाग की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु में पड़ता है, जिसका नाम है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। जब दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिण भाग पूछे तो केप कोमोरिन कहां है? तमिलनाडु के शिखर पर स्थित है। क्लियर है? तमिलनाडु स्टेट नहीं भूलना। भारत की स्थल लंबाई, स्थल का मतलब होता है कि जो भूमि दूसरे देशों के साथ लगी हुई है वो स्थल होती है, और जो तटीय भूमि होती है जो पानी से लगी हुई है। भारत की स्थल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर, और भारत की जो तटीय भूमि है द्वीपों को लगाकर 7516 किलोमीटर है, और द्वीप को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है। तो भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री को ऐसा भी लिखा जाता है। परेशान मत होना, और देशांतर हमेशा लेना है, अक्षांश नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा जीएमटी पर रिलेट करता है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और जीएमटी का मतलब होता है जो टाइम जोन होता है वो हमेशा लेटिट्यूड पर ना होकर लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। ठीक है ना? खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, और जितनी बड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश होती हैं। खैर, हम इनको बाद में बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मानक रेखा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, किताबों में भी नहीं दिखा होता है, किताबों में भी बहुत मुश्किल में मिलता है। किताबों में केवल इतना ही मिलेगा 82.5 डिग्री, लेकिन किताबों में यह नहीं मिलेगा कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन यह बताओ कि भारत की जो मानक समय है, भारत में कितने मानक समय? एक मानक समय। कहां से गुजरता है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद। तो यार याद रखो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे हम काट देते हैं तो ये 82.5 डिग्री हो जाता है। यही वाली रेखा में जितने राज्य आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? मानक रेखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है? मानक समय के अंतर्गत 5। अगर पूछा जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की अभी मैं बात करूंगा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल ये वाला आपने टाइम जोन वाला पढ़ लिया। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है भारत और जीएमटी के बीच, जहां पर मानक समय स्टार्ट होता है। याद भी यह भी रखना है कि 5.5 घंटे पीछे है या आगे। तो भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे है। क्या है? आगे है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें। अगर मैं बात करूं, अभी भाई हमने यही पूछा था आपसे कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है वह कितने भारत के राज्यों से गुजरता है? तो आपने आंसर दिया 5। अब वो 5 कौन कौन से राज्य थे वो मैंने आपको मैप से बता दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की हम बात करें। खैर, लेकिन जब भी क्वेश्चन में मानक समय और कर्क रेखा के बीच में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। कर्क रेखा अलग से गुजरती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, मानक समय ऐसे गुजरता है। ये मानक समय है और ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है और मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पर। तो ये फर्क है यार। ठीक है? अगर मैं बात करूं, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? हम अगर इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आएगा लगभग, ये लगभग आएगा, ड्रा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे राज्य 8 हैं। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको यार 8 तो आने चाहिए, तभी तो आप नहीं वाला निकाल पाओगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश दे दिया हो, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है, मैं तो कंफ्यूज हूं। तो पहली बात, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। ठीक है? आगे बात करें। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि क्वेश्चन में कई बार बहुत ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा नगरीय राज्य कौन सा है। नगरीय राज्य का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नगर के विकास की तरफ बढ़ा है, यानी सबसे ज्यादा नगरीय राज्य है वो है हमारा गोवा। गोवा की बात करें, मैप में अगर देखा जाए गोवा कहां पर है, तो गोवा ये रहा। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है ना? सिंपल सी बात है। गोवा कैसा है? तटीय इलाका है। अगर बात करें कि गोवा कैसा है, नगरीयकृत इलाका है, यानी राज्य है।
पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? अगर ज्यादा है तो गोवा है, अगर कम है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है धर्मशाला। क्वेश्चन में कई बार आया है कि धर्मशाला स्टेडियम किस राज्य में है। आगे हम बात करेंगे, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। यहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ये रहा। मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर भी है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में है। यह आपको बताना है कौन सा है। मैं आपको बताता हूं, इंदौर की बात हो रही है। भारत का सबसे कम वन वाला, अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया नगर का ज्यादा वाला गोवा है, नगर कम हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे कम वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है हरियाणा में। भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र माशानिराम है और स्टेट मेघालय है। क्यों? क्योंकि भारत का माशानिराम क्षेत्र मेघालय के क्षेत्र में पड़ता है और यहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो वनों की बात करें तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन में कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे आबनूस, रोजवुड वगैरह। फिलहाल ये चीजें आपको याद अभी नहीं करनी है, जो एग्जाम में आए वो चीजें केवल स्क्रीन पर लिखी हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका लेह है। याद रखना है कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर 15 जो है कितनी 15 से आपकी 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि उधर माशानिराम में 200 सेंटीमीटर की बात करें, यहां पर मिली ml की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अरावली पर्वत की बात करें जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों चीजें हमने बताई हैं। हमने दो फैक्ट लिए हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम वर्षा और सबसे ज्यादा के अलावा सबसे कम वन, सबसे ज्यादा वन वाले और सबसे कम नगरीय और सबसे ज्यादा नगरीय वाले। ये 4 पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर लिए हैं। यानी अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, एंशिएंट है, और हिमालय पर्वत सबसे न्यू है, तो न्यू की बात करेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देशों से हम क्वेश्चंस करते हैं कि भाई क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आता है कि इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया बिटवीन चाइना, तो ये सारे युद्ध हमसे छिड़े ही रहते हैं। आप देखते होंगे टीवी पर, ये वार हो गया, वो वार हो गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और भारत के कितने राज्य किन किन देशों से टच होते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत की कुल लंबाई अभी मैंने आपको बताई थी कि स्थल लंबाई 15,200 है और सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी केवल इतना याद रखना है, केवल इतना तो याद ही रखना, ये आप भले ही भूल जाओ इसको, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत की तटीय रेखा मैंने आपसे पूछा था कि भाई द्वीपों समेत कितनी है? 7516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल अगर तटीय इलाके यानी केवल अगर द्वीप को छोड़ दिया जाए तो वो कितने हैं? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है द्वीप को छोड़कर, केवल प्रायद्वीपीय भारत जो है। और अगर पूरे स्थल जो है पार्ट की बात करें तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अगर क्वेश्चन में यह आ जाता है कि यह बताओ कि भारत की सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है, बहुत बार पूछा गया है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यही पूछा है जो मैं कह रहा हूं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो यह रहा गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद ये रखना है दोस्तों कि गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी कपासी मिट्टी होती है जिसमें कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं लौटकर कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये रहा त्रिपुरा। 3 तरफ का मतलब कैसे है? एक तरफ ये वाला, एक तरफ ये वाला और एक तरफ ये वाला, है ना। ये पूरा बांग्लादेश है, जितना नीला नीला दिख रहा है ये पूरा बांग्लादेश है।
और जितना ये पीला वाला दिख रहा है ये हमारा त्रिपुरा है। अगर मैं बात करूं तो तीन तरफ से कौन सा गिरा है, तो आंसर आप फटाक से मार दोगे कि भैया त्रिपुरा है। किस देश से गिरा है? बांग्लादेश से गिरा है। अब क्वेश्चन की बात आती है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी हमारा महान भारत कितने देशों से टच होता है। दिमाग में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी भारत जो है मिट्टी की भूमि से, स्थल भूमि से कितने देशों से लगता है, तो वो उसका आंसर होगा 7 कंट्री जो हैं वो भारत की स्थल सीमा से थल सीमा से जुड़ते हैं। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। बोले कौन? पाकिस्तान पहला, चाइना दूसरा, नेपाल तीसरा, बांग्लादेश चौथा, भूटान पांचवा और म्यांमार छठा। एक और बचा है, एक की बात करें कौन हो सकता है? क्या नेपाल हो सकता है? नेपाल हो सकता है, तो नेपाल तो आपने पहले से ही देख लिया यार, इतनी जल्दी सेंस खो बैठोगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कहां पर लगता है? यहां पर लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा क्या करता है, टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है ना। बाद बाकी पाकिस्तान और चाइना लगभग लगभग ज्यादा करता है, और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है सबसे ज्यादा किलोमीटर में। क्लियर है? और सबसे कम कौन लगाता है? तो सबसे कम लगाता है भैया 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान। यही मैं बताने वाला हूं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, पहला पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर बता दिया है मैप के साथ। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर मैंने अभी बताई है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि 80 किलोमीटर। आप सभी को याद रखना है कि 80 किलोमीटर और 106 किलोमीटर के बीच में ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी 100 किलोमीटर दे देगा, तो आप किताबों को गलत नहीं मान सकते, ठीक है। भारत के दो पड़ोसी देश जो भारतीय तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी याद रखिएगा भारत के ऐसे दो समूह कौन से हैं जो भारत के पानी वाली सीमा से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको भूमि वाले इलाके से बताया है कि 7 देश भारत की सीमा से जुड़ते हैं। अब आपको यह बताना है कि भारत के दो ऐसे देश कौन से हैं जो भारत की तटीय इलाके से जुड़ते हैं, यानी तटीय सीमा से जुड़ते हैं, जहां पर हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका आप जानते हो पाक स्टेट से अलग होता है, जहां पर मन्नार की खाड़ी है ना, रामेश्वरम है। ऐसे ही अगर बात करें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तटीय इलाके में। मालदीव हमारा कहां पर है? मालदीव श्रीलंका का इधर है, तो मालदीव हमारा कहां पर है? यहां पर है। मालदीव भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें यहां पर अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि ऐसे देश जो जल और थल से दोनों से सीमा बनाते हैं, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में यह भी आ सकता है, मैं देखो यहां पर थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा और कोई भी बच्चा ये ना कहे कि ये मुझे कठिन लग रहा है तो एग्जाम में नहीं आएगा। अरे भाई रख दिया। अगर मिलान करने वाले सेंटेंस की बात करें, मिलान करने वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो यार आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, मर्जी आपकी कितना आप ज्ञान करते हो। ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमाओं से बनाते हैं, तो याद रखना है कि 7 देश होते हैं टोटल जो थल से लगते हैं। ऐसे देश कितने हैं जो आपके जल से लगते हैं? 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे देश कौन से हैं जो जल और थल से लगते हैं, दोनों से लगते हैं? वो है 3, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक है म्यांमार। क्लियर है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो म्यांमार के साथ भारत 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, म्यांमार के साथ हम 4 राज्यों की सीमा लगाते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, एक मणिपुर है और एक है लास्ट में मिजोरम। यह बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि भारत, ये भारत है और यहां पर श्रीलंका है, आपने देखा होगा हमेशा मैप में लटका हुआ होता है, भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है, तो आंसर आएगा पाक स्ट्रेट या पाक जलमंडल या मन्नार की खाड़ी। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि पाक जलमंडल से, मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमंडल को पाक जलसंधि के नाम से, और यह पाक जलसंधि पाकिस्तान वाला नहीं है, यह पाक जलसंधि PALK को हम पाक कहते हैं। ठीक है ना, इसमें यल साइलेंट होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा
1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। याद रखना है मैकमोहन, सर मैकमोहन के द्वारा। किसके बीच है? इंडिया बिटवीन जो है चाइना। अगर हम इंडिया बिटवीन चाइना की बात करें तो मैकमोहन याद रखना है तो रखना है। अगर क्वेश्चन में इतिहास पूछा जाए इसका कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत रखा गया, शिमला समझौता 1914। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। एक और दोस्तों रेखा है जिसका नाम है डूरंड। 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो क्या मारोगे? तो आप कुछ नहीं मारेंगे। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1886 में डूरंड रेखा को स्थापित किया गया जरूर था, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डूरंड रेखा वर्तमान समय में किन दो देशों के बीच में है, तो डूरंड रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यह बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह क्वेश्चन सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। क्योंकि ऐसे इलाके जो चर्चे में रहते हैं, जैसे सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तानियों ने, गोलियां चला दी, बम डाल दिए, है ना, ग्रेनेड फेंक दिए, तो इससे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। और फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, ठोक देता है, बजा देता है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? सन पूछता है 1947 में। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ के द्वारा। किनके किनके बीच में है? इंडिया बिटवीन पाकिस्तान। ठीक है ना? यह बात आपको दिमाग में रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं होता है तो आप जानते हो कैसे याद करोगे, ट्रिक से। यह है, अगर इंडिया और इसके बीच में एक रास्ता है जिसको माना गया रेड क्लिफ, और यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। तो इनके बीच में एक लाइन है रेड क्लिफ, और ये रेड क्लिफ याद अगर नहीं होता है तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा बार किसके बीच में होता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। ये हमारे सैनिक मारते हैं, हम इनके सैनिक मारते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये अपने सैनिक कभी बताता नहीं है, क्योंकि हम इनको ठोक डालते हैं, और ये हमको क्या है? पीछे से वार करने वाला समझता है। तो रेड क्लिफ को याद करने के लिए आप सभी जानते हो कि हमारी सरहदें कैसी रहती हैं? लाल रहती हैं, रेड रहती हैं, क्योंकि लहू बहता है। तो इसीलिए रेड क्लिफ का मतलब है रेड, लाल। आगे हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आते हैं। भारत के द्वीप समूह से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, यानी ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी मैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं बढ़ा हूं। याद रखिएगा, भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भारत का सबसे बड़ा यानी ग्रेट द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर इंदिरा पॉइंट है। क्लियर है? अगर पूछा जाए सबसे छोटा, तो तुरंत मैं बता देता हूं कि अगर सबसे बड़ा बताया है तो सबसे छोटा भी तुरंत मैं बताऊंगा। यानी अगर बड़ा है तो अंडमान निकोबार, और छोटा है तो लक्षद्वीप के साथ। अब बात आती है अंडमान कहाँ है? इधर है पूर्व में, और यहां पर जो है आपका लक्षद्वीप कहाँ है? यहां पर है। लक्षद्वीप दोस्तों ये है, अंडमान ये है। अंडमान दोस्तों हमेशा याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है वो है अरब सागर में है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं अंडमान को थोड़ा सा डिटेल में। अंडमान की स्थिति मैंने आपको बता दी कि अंडमान की स्थिति यह है, और लक्षद्वीप की स्थिति यह है। तो हमें ये पहले अंडमान को देखना है, ठीक है। तो अंडमान को देखिए, बर्मा यानी म्यांमार, म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि अराकान योमा क्या है। अराकान योमा दोस्तों ये म्यांमार का पहाड़ी क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वत वहां तक फैला हुआ है। यानी अगर इंडिया के लोग क्या कहते हैं? इंडिया के लोग हिमालय कहते हैं, तो इसी बर्मा की बात करें, यहां के लोग इस हिमालय को अराकान योमा कहते हैं। क्लियर है? जैसे अगर बात करें हम माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट में की बात करें, इतिहास आप सभी जानते हो कि माउंट एवरेस्ट को भारत में
माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है। लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। याद आया? इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऐसा। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, जो मैंने यहां पर बताया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, और यही अंडमान निकोबार आपका है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछ लेता है, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, तो है पोर्ट ब्लेयर। क्या याद रखना है? पोर्ट ब्लेयर। अगर क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर भारत में टोटल 1200 से ज्यादा अगर द्वीप हैं, तो ये बताओ अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडमान द्वीप समूह में 572 सभी छोटे बड़े द्वीप मिलाकर यहां पर माने जाते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप दोस्तों वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। वो तीन तरफ से पानी से, और जो चारों तरफ से पानी से, वो दोस्तों द्वीप होता है। प्रायद्वीप तीन तरफ से, द्वीप चार तरफ से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चार भागों में बटा है। एक है उत्तरी अंडमान, पहला है उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम पॉइंट सैंडल पीक यहीं पर है। क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताओ ये सैंडल पीक कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर को हम अच्छी तरीके से, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ाने का यहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भारत में सैंडल पीक कहां पर है, तो भारत में सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है, तो अंडमान निकोबार के किस पार्ट में है? उत्तरी में है या दक्षिणी में है? तो उत्तरी अंडमान में है। पहली बात तो इतना पूछेगा नहीं, केवल इतना पूछेगा कि सैंडल पीक भारत के किस पार्ट में है, तो आपको आंसर मारना है अंडमान निकोबार। लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, हाइट हमारी कितनी है यहां पर? 732 है, यानी किसकी? सैंडल पीक की। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है जिसको मध्य अंडमान कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है, याद रखना है फिलहाल। अब बात आती है कि अंडमान की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन क्या ये बनेगा नहीं कि ये बताओ कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। और क्वेश्चन नंबर 2 कि अंडमान की राजधानी अगर पोर्ट ब्लेयर है तो वो किस पार्ट में है अंडमान के? तो वो दक्षिणी अंडमान के पार्ट में है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट लिटिल अंडमान है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए डंकन पैसेज कहां पर है, तो सीधा आंसर जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप में पूछ दिया जाए कि डंकन पैसेज अंडमान के किस भाग में है, तो लिटिल अंडमान। पहली बात, अब मैं चारों चीजों को बता देना चाहता हूं कि चारों चीजें अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो इतना जरूर याद रखना कि आपका सैंडल पीक कहां है, तो आंसर फटाक से आए अंडमान निकोबार। अगर मैं पूछ दूं कि राजधानी कहां है, तो अंडमान निकोबार में। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछ दूं डंकन पैसेज कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में। इतना आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा भूलना भी नहीं है और ज्यादा याद भी नहीं रखना है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ज्वालामुखी से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है वो अंडमान में है, जिसका नाम पूछता है और स्थिति पूछता है। दोनों को ध्यान रखना है कि अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत का हिस्सा अंडमान और अधिकार किसका? म्यांमार का। बोले सर कैसे? लिटिल कोको कहां पर है? लिटिल कोको द्वीप और ग्रेट कोको द्वीप पर। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। यानी अंडमान हमारा ही नहीं है, अंडमान म्यांमार के अधिकार में भी है। यह बात याद रखना है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाला फैक्ट याद रखना है क्योंकि जो मैंने आपको ज्वालामुखी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप है। यह दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है। यानी यह वाले दोनों द्वीप हैं म्यांमार के अधिकार में, यह वाले द्वीप हैं भारत के अधिकार में। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है, यानी बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि यह बताओ कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहां है।
आंसर आएगा अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन पूछेगा नारकोंडम ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है, तो क्वेश्चन आएगा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार से तीसरा क्वेश्चन आएगा कि नारकोंडम ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो आंसर आएगा बैरन द्वीप पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं गाइज। ये 3 क्वेश्चन अगर कर लिए ना तो आप कोई हरा नहीं सकता, समझ रहे ना। पूरा अंडमान तो यार पढ़ा दिया, पूरा अंडमान पढ़ा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान का हिस्सा है। थोड़ा और बचा है, लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये बताओ कि निकोबार द्वीप समूह जो लिटिल और ग्रेट है, इसको अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। ये आपको याद नहीं करने हैं, बता दिया है, ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हम यहां की बात कर रहे हैं, अभी यहां पढ़ रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया है। पूरी तरीके से उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, एनी डाउट? नो डाउट। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, अभी मैंने यहां पढ़ लिया है, तो अब मुझे यहां पर नहीं देखना, अब मुझे इस वाले हिस्से पर देखना है जो अरब सागर में है। मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं, अभी मैंने क्या पढ़ा है, अंडमान निकोबार का पढ़ा है। म्यांमार पर किसका हिस्सा है, ज्वालामुखी है, तो किसका हिस्सा है। अब मैं पढ़ूंगा ये वाला हिस्सा, ये ज्वालामुखी के पीले पीले कुछ यहां पर दिख रहा है, इनमें भी आदमी रहते हैं, याद रखिएगा, यहां पर भी आदमी रहते हैं। ठीक है ना, यहां पर कुछ द्वीपों पर, कुछ द्वीपों पर यहां पर, तो याद रखना है कि ये स्थल भाग है और चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप हमारा यहां पर है, यानी अरब सागर में। जितनी नदियां गिरती हैं अरब सागर में, पश्चिमी प्रभाव में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अंडमान निकोबार किधर है, तो पूर्व में है। यहां पर अगर पूछा जाए लक्षद्वीप किधर है, तो पश्चिम में है। लक्षद्वीप के साथ क्या है, तो अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, अंडमान के साथ तो बंगाल की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, पहला पॉइंट मैंने अभी बताया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जानते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है, ये भी सभी जानते हैं ऊपर, क्योंकि मैं बता चुका हूं। सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का है, इसलिए से यह सबसे छोटा है। आगे मैं बात करूंगा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। जिस तरीके से अंडमान निकोबार की राजधानी है ग्रेट निकोबार, यानी अगर मैं कह सकता हूं पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरावती। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जिसको मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यह क्वेश्चन यहां से बनता है, कहता है ये बताओ ये कवरावती कहां पर है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन एंड्रोड द्वीप की बात करें तो ये कहां का द्वीप है, अंडमान का है, लक्षद्वीप का है, तो लक्षद्वीप का है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर एक बार भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना, ये मत भूलना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि मिनिकॉय द्वीप किसका है, तो अंडमान में कंफ्यूज हो जाओगे या लक्षद्वीप में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आज तो कंफ्यूज मत